प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का किया उद्घाटन। पूर्वोत्तर में वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना है सम्मेलन का उद्देश्य। हजारीबाग में अवैध कोयले की खदान में उतरे 3 ग्रामीण लापता, 18 घंटे से खोजबीन जारी। सांसद मनीष जायसवाल ने प्रशासन पर उठाए सवाल। जेपीएससी ने जारी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा के इंटरव्यू की तिथि। 10 से 23 जून तक 342 पदों के लिए 864 अभ्यर्थी होंगे शामिल। और रांची, पलामू और धनबाद समेत राज्य के 18 जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में उजागर करना, वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना तथा प्रमुख हितधारकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का अहम अंग है। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास से देश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर निवेश और नेतृत्व को लेकर तैयार है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है। हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। यही पॉलिसी, यही प्रायोरिटी आज पूर्वी भारत को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ के सेंटर स्टेज पर लेकर आई है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में जो परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में आया है वो केवल आंकड़ों की बात नहीं है। इस जमीन पर महसूस होने वाला बदलाव है। हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, हमने दिल से रिश्ता बनाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनमें आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति में भी आरक्षण का फैसला शामिल है। राज्य कैबिनेट ने इससे संबंधित झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी है। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि इसके तहत अब आउटसोर्स पर बहाली 5 साल के लिए होगी और मानदेय में 3% वार्षिक वृद्धि होगी। वो 5 साल के लिए अधिकतम रखे जा सकते हैं। उसके बाद पुनः जो है सारी प्रक्रिया की जाएगी, एम्पैनलमेंट की निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो इनको मासिक जो एमोल्यूमेंट दिया जाता है उसमें 3% की दर से वार्षिक अभिवृद्धि भी अनुमान्य किया गया है। सर्विस प्रोवाइडर को जो हमारे जितने भी श्रम कानून के अंतर्गत जो मिनिमम वेजेस एक्ट है या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसके अंतर्गत जिन प्रावधानों का उनको अनुपालन करना है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ मैन पावर को रखने में जो हमारे राज्य की जो आरक्षण नीति है उसका भी अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उनका किया जा रहा है, वो 4 लाख रुपए का उनका एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस रहेगा।
और इन सारी चीजों को जो उनकी मासिक परिलब्धि है उसमें अलग अलग कंपोनेंट वाइज इन चीजों को निर्धारित किया गया है ताकि ये पेमेंट जो है सही रूप से सुनिश्चित हो सके। देवघर स्थित बाबा धाम और दुमका के बासुकीनाथ धाम में आयोजित होने वाले श्रावणी मेला की तैयारियों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्रावणी मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराने संबंधी मामलों की जानकारी लेंगे। बैठक में सभी विभागों के प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक, दुमका के आयुक्त, दुमका के पुलिस महानिरीक्षक, पर्यटन विभाग के निदेशक और देवघर के उपायुक्त समेत अन्य अधिकारी शामिल होंगे। इस बार श्रावणी मेला आगामी 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। राजधानी रांची के नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य सरकार के बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल होने और पंजीकरण की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अबू इमरान ने कहा कि यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसमें ऑफलाइन की गुंजाइश नहीं है। झारखंड में कथित तौर पर 38 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में एसीबी के हाथों गिरफ्तार आईएएस विनय चौबे की तबीयत जेल में बिगड़ गई। इसके बाद कल शाम उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। श्री चौबे ने उक्त रक्तचाप और गुर्दा संबंधी रोग की शिकायत की है। इधर इस मामले में गिरफ्तार झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड JSBCL के वर्तमान GM फाइनेंस सुधीर कुमार दास, पूर्व महाप्रबंधक ऑपरेशन सह फाइनेंस सुधीर कुमार और प्लेसमेंट एजेंसी के स्थानीय प्रतिनिधि नीरज सिंह को 3 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के खावा नदी के किनारे कोयले की अवैध खदान में 3 ग्रामीण फंस गए हैं। पिछले 18 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी तीनों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि ग्रामीणों की खोजबीन जारी है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने घटना की जानकारी देते हुए अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन पर निशाना साधा है। में भी हुआ तो जहां ये जगह सिचुएटेड है उसके बगल से एक नदी जाती है। नदी का पानी जो है वहां भर गया और ये लोग मशीन निकालने के लिए अंदर गए थे। 3 के तीनों लोग जो है अंदर में उनका जल समाधि हो गया है। शुरुआत इसका जो है इलीगल माइनिंग से है और वहीं से ये घटना घटी है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अभी तक इनका बॉडी भी ट्रेस नहीं हो पाया है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार के लिए तारीख की घोषणा कर दी है। इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन 9 जून से 22 जून तक होगा और इंटरव्यू 10 जून से 23 जून तक आयोग के कार्यालय में चलेगा। इसको लेकर आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कुल 342 पदों के लिए 864 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कायाकल्प मंथन नामक एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने गुरुवार को नई दिल्ली में कायाकल्प मंथन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना था। इस दौरान पिछले 1 दशक में हुए महत्वपूर्ण सुधारों को रेखांकित किया गया। साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस दौरान सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी, नियमित समीक्षा और प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। राजधानी दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों के अग्रणी संस्थानों पर दबाव कम करने पर भी चर्चा की गई।
महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों से कोविड-19 के नए वेरिएंट के संक्रमण की खबरें आ रही हैं। इसे लेकर झारखंड समेत अन्य राज्य भी सतर्क हो गए हैं। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लोगों को आश्वस्त किया है कि कोरोना के नए वेरिएंट से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि राज्य का स्वास्थ्य महकमा किसी भी संभावित अंदेशे को लेकर सतर्क है। सचेत हो गया। आज मॉर्निंग में ही, सुबह में ही मैंने विभाग को बुलाकर ये सख्त निर्देश दे दिया है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस अड्डा हो, वहाँ पे हमारी टीम कल से काम करेगी। और अगर कोई लक्षण पाया गया, खांसी, बुखार, सर्दी, कोई मरीज आते हैं तो उसका सिंपल लो और जांच करो और हमें रिपोर्ट बताओ। अभी तक झारखंड सेफ है, झारखंड में कोई मरीज नहीं मिला है और झारखंड स्वस्थ है। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के प्रथम चरण के दौरान सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस के कर्मियों को 4 मरणोपरांत सहित 6 कीर्ति चक्र और 7 मरणोपरांत सहित 33 शौर्य चक्र प्रदान किए। द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के दौरान अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले जवानों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में 6 कीर्ति चक्र, जिनमें से 4 मरणोपरांत, और 33 शौर्य चक्र, जिनमें से 7 मरणोपरांत प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों को उन जवानों को दिया गया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए असाधारण साहस, वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने वालों में मेजर मल्ला रामा गोपाल नायडू, मेजर मंजीत, राइफलमैन रवि कुमार मरणोपरांत, कर्नल मनप्रीत सिंह मरणोपरांत, नायक दिलवर खान मरणोपरांत शामिल हैं। कीर्ति चक्र देश की सेवा में असाधारण वीरता, साहसपूर्ण कार्य और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार सैनिकों और असैनिकों दोनों को प्रदान किया जाता है। विशेष रूप से शांति काल में दुश्मन के सामने या अन्य खतरनाक परिस्थितियों में असाधारण साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र की शुरुआत शौर्य के कारनामे को सम्मानित करने के लिए 4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र श्रेणी 2 के रूप में की गई। 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदलकर कीर्ति चक्र कर दिया गया। शौर्य चक्र साहस, वीरता या कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जाता है, जो वरीयता में कीर्ति चक्र के बाद आता है, लेकिन फिर भी असाधारण होता है। ये भी सैनिकों और असैनिकों दोनों को दिया जाता है, खासकर शांति काल में साहसपूर्ण कार्यों के लिए। ये तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है जो कीर्ति चक्र के बाद आता है। ये भी मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। विगत 3 वर्षों में 101 वीरों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। ये समारोह न केवल वीरों के योगदान को सलाम करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता है। देश को ऐसे वीर सपूतों पर गर्व है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मातृभूमि की रक्षा की। उनका बलिदान और साहस सदैव स्मरणीय रहेगा। सुयश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
देश की सीमाओं की सुरक्षा में अद्वितीय योगदान देने वाले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जाबाज जवानों को सम्मानित करने के लिए 22वां बीएसएफ अलंकरण समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान श्री शाह ने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में बीएसएफ की महत्वपूर्ण भूमिका है। जवानों ने जो वीरता दिखाई, जो योगदान दिया, उसको ना भारत कभी भूल सकता है, ना कभी बांग्लादेश ने भूलना चाहिए। बांग्लादेश के सृजन में बीएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका रही और अन्याय के खिलाफ लड़ने में बीएसएफ कितनी बहादुरी के साथ मोर्चा ले सकती है, इसका एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण 71 की लड़ाई में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका निभाई तब सामने आया। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों के दौरे पर है। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा। रूस में भारत के राजदूत ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच चुका है, जहां रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस प्रतिनिधिमंडल में राजीव राय, कैप्टन ब्रिजेश चौटा, प्रेमचंद गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मंजीव सिंह पुरी शामिल है। भारतीय डेलीगेशन का रूस में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के प्रथम उप अध्यक्ष आंद्रे डानिसन, रूस के उप विदेश मंत्री, थिंक टैंक और रूसी मीडिया से मिलने का कार्यक्रम है। रूस के बाद यह प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन का भी दौरा करेगा। We will be meeting the Federation Council, Mr. Andre Denisson, the first deputy chair of the Committee on International Affairs, and we'll be meeting with Mr. Leonid Slutsky, the chair of the State Duma Committee, along with the other members, and we'll be meeting with the Deputy Foreign Minister of Russia, and also we'll be meeting with the Russian Institute of Statistic Studies, the director of it, the former Prime Minister, Mr. Fradkov, and later in the day we'll be also meeting think tank and explaining what has happened in India and how we have to come together to fight terrorism. पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जापान के दौरे पर है। टोक्यो में प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, ग्रीस और दक्षिण कोरिया के राजदूतों तथा राजनयिकों से बातचीत की। संजय कुमार झा ने कहा कि दुनिया में हर गतिविधि का पाकिस्तान से कोई न कोई संबंध होता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सबको मिलकर लड़नी होगी। Every terrorist activity in the world has some or other link in Pakistan. So this time our Prime Minister has also said it's a new normal. It's enough is enough. You cannot take any more now. If anything happens to our citizens, we will hit back. We will retaliate. And we came here, as he explained, I come from the state Bihar, where Buddhism born. So Buddhism is for ahimsa, for peace. We have largest Muslim population after Indonesia.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन, आकाशवाणी के अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर होगा। मन की बात कार्यक्रम को लेकर 23 मई तक सुझाव टोल फ्री नंबर पर दिए जा सकते हैं। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को महज 1 महीने से भी कम समय बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार योग दिवस को विराट महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसे लेकर हर वर्ग उत्साहित है। गिरिडीह के लोग भी नियमित रूप से योग कर निरोग बन रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गिरिडीह की महिलाएं नियमित योग को अपनाकर निरोगी जीवन व्यतीत कर रही हैं। योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति ने बताया कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है, बल्कि मानसिक तनाव से भी मुक्ति दिलाता है। उन्होंने बताया कि वे खुद शारीरिक दर्द से परेशान थी, लेकिन नियमित योग करने से दर्द नियंत्रित है। योग करने से बहुत ही लाभ होता है। योग से तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहता है। और आजकल लोग का क्रेज हो रहा है कि जिम जा रहे हैं, लेकिन जिम जाने से क्या होता है कि अंदर का जो मांसपेशी है वो फट जाता है। उसके बाद उसको कई तरह की प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन योग में इस तरह की कोई बात नहीं है। तो योग करिए और निरोग रहिए। योग साधिका सपना राय ने कहा कि पहले वे अर्थराइटिस बीमारी से ग्रसित थीं, जिनके कारण रिक्शा पर चढ़ने में भी उन्हें परेशानी होती थी। लेकिन नियमित योगाभ्यास से उनकी यह समस्या दूर हुई है। वहीं झूमा चौधरी ने कहा कि उन्हें अनिद्रा की शिकायत थी, जो कि योगाभ्यास के कारण दूर हुई है और अब उन्हें अच्छी नींद आती है। मैं योगा कर रही हूँ 2017 से, और मेरा पैर में बहुत प्रॉब्लम था। मैं हाथों पाँव में चलती थी। वो हम उस समय रिक्शा पर चढ़ नहीं पाती थी, लेकिन योगा करके मैंने अभी बोलने से हम दौड़ सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था मेरा शरीर में। मैं नींद की दवा, थायराइड, सब तरह का मैंने था प्रॉब्लम, लेकिन जब से मैं योगा कर रही हूँ तब से मेरा सब दवा छूट गया है और अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ। शहर की महिलाएं नियमित योगाभ्यास कर आरोग्य वर्धन कर रही हैं। रेखा सिन्हा की माने तो उन्हें कई तरह की बीमारियां थी, जिनका उपचार योग से हुआ है और अब वो पहले से बेहतर महसूस करती हैं। योग साधिका मुन्नी देवी ने कहा कि योग करने के बाद वे तरोताजा महसूस करती हैं। पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी उठने बैठने में या चलने में। अभी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मैं इसके बाद मैंने योगा ट्रेनिंग ली और अभी मैं योग करवा रही हूँ। सभी यहाँ पर सशक्त महिला संस्थान के द्वारा अभी हम लोग को यहाँ नया मिला है जगह। यहाँ पर हम लोग रोज यहाँ पर नियमित निःशुल्क योग शिक्षा चलाते हैं। मेरा प्रॉब्लम था, घुटने में बहुत दर्द था। मेरी दीदी लोग उतना अच्छा से योगा कराई, लेकिन मेरा घुटना दर्द बहुत ठीक हो गया। मैं दवाई नहीं खाती हूँ, बहुत ही अच्छा से योगा करती हूँ। योग के जरिए शरीर के तमाम तंत्र सक्रिय हो जाते हैं, जो कि शारीरिक स्फूर्ति के साथ मानसिक तंदुरुस्ती भी प्रदान करता है। योग को अपने जीवन का हिस्सा बना चुकी उषा बरनवाल ने कहा कि नियमित योगाभ्यास से वे पूरी तरह से निरोगी बन चुकी हैं। योग किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने सबों से योग करने की अपील की है। पहले हमको पेट में ज़्यादा गैस बनता था, लेकिन जब से यहाँ से जुड़े हैं, योगा कर रहे हैं, गैस का प्रॉब्लम कम हो गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से योग वैश्विक फलक पर आ चुका है, जिसे हर वर्ग अपने दिनचर्या का हिस्सा बना रहा है। योग न केवल शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को दूर करने में सहायक है, बल्कि जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव का परिचायक भी बन चुका है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। हजारीबाग में निराश्रित बच्चों के आधार पंजीकरण और उन्हें कानूनी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष पहल की जा रही है। इसके लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व प्रधान जिला जज रंजीत कुमार करेंगे। प्रधान जिला जज ने बताया कि निराश्रित बच्चों के लिए साथी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हम लोग डेस्टिट्यूट चाइल्ड, जो समाज के जो वंचित हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनको आवश्यकताएं हैं, बहुत नीडी बच्चे हैं, जैसे मेडिकल नीडी है, एजुकेशन नीडी है, या अन्य किसी भी तरह से जो है वो माता पिता के सपोर्ट में नहीं है, गार्जियन के सपोर्ट में नहीं है, तो वैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके हम लोग समाज के मुख्य धारा में शामिल करेंगे। उनके लिए आधार कार्ड बनवाएंगे, उनको चिकित्सीय सुविधा प्रदान करेंगे, उनको स्कूल में दाखिला कराएंगे। यानी इस तरह से हम लोगों ने अभी एक कमेटी बनाया है जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से, जिसमें मल्टी स्टेक होल्डर हैं। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के 18 जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 27 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। रांची जिला कबड्डी संघ की ओर से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ग्रीष्मकालीन कबड्डी प्रशिक्षण शिविर का शुरुआत किया गया। 31 मई तक प्रतिदिन सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 4 से 6 बजे तक कैंप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैंप में पहले दिन 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा। आपको बता दें कि ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। आरसीबी की टीम 12 मैच में 17 अंक के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। आरसीबी की कोशिश रहेगी कि ये मैच जीतकर शीर्ष पर जगह बनाए। वहीं सनराइजर्स की टीम 9 अंक के साथ 8वें स्थान पर है और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। सनराइजर्स जीत के साथ आरसीबी का समीकरण बिगाड़ने की कोशिश करेगी। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का किया उद्घाटन। पूर्वोत्तर में वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना है सम्मेलन का उद्देश्य। हजारीबाग में अवैध कोयले की खदान में उतरे 3 ग्रामीण लापता, 18 घंटे से खोजबीन जारी। सांसद मनीष जायसवाल ने प्रशासन पर उठाए सवाल। जेपीएससी ने जारी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा के इंटरव्यू की तिथि। 10 से 23 जून तक 342 पदों के लिए 864 अभ्यर्थी होंगे शामिल। और रांची, पलामू और धनबाद समेत राज्य के 18 जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट।